हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अवैध अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4 करेंगे और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। फ्रेंड, तो हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में कि पेसा एक्ट 1996 क्या है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट था 1996। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। साथ ही साथ में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGSA क्या है और NIRD एंड PR क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, ये क्या है, इसके बारे में डिटेल में हमें चर्चा करनी है इस लेक्चर में। तो आइए फ्रेंड जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले पेसा एक्ट 1996 में आया था। पेशा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। ठीक है, तो जो हमारा पंचायती राज का जो एक्ट आया हुआ था वो सभी के सभी जो है एरियाज में लागू नहीं था। ये बात मैंने आपको बताई थी। देखिए, नागालैंड में लागू नहीं है, मिजोरम में लागू नहीं है और मेघालय में लागू नहीं है। ठीक है, नागालैंड ऐसे नागालैंड के हमारे कुछ दोस्त होंगे, मिजोरम के और मेघालय के कुछ दोस्त होंगे जो कि बुरा मानेंगे, बट अगर ध्यान करने के लिए कहा जाए, नागालैंड थोड़ा नाग वगैरह से रिलेटेड, स्नेक सांप नाग से रिलेटेड। मिजोरम में रम यानी दारू आती है, एक तरीके की विस्की रम बोलते हैं ना, तो रम एक वाइन है। और मेघालय में मेघ होते हैं, बादल बरसते हैं, बादल की बरसात होती है, मेघ को कहते हैं, तो इसलिए जो है मेघालय। तो हमारे पास है सांप नागालैंड, रम यानी कि आपकी शराब बोलते हैं जिससे हुआ मिजोरम, और मेघ यानी कि बादल जो है जिससे कि हुआ मेघालय। सॉरी जो उस राज्य के लोग हैं, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ जो है एक टेक्निक के तहत ये बता रहा हूँ, आपकी फीलिंग्स को ऑफेंड करने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। ओके, तो ये 3 राज्य हैं जहाँ पर जो है हमारा पंचायती राज जो है लागू, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सिस्टम लागू नहीं होता है। उसके अलावा यूनियन टेरेटरी में दिल्ली में लागू नहीं होता है। और उसके अलावा था जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ या ट्राइबल एरियाज़ थे वहाँ लागू नहीं होता है। वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में लागू नहीं होता है और मणिपुर राज्य के हिली एरिया में लागू नहीं होता है। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में दार्जिलिंग गोरखा एक काउंसिल पहले से है और उसी तरीके से मणिपुर के हिली एरिया में भी एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पहले से है, इसलिए यहाँ पर भी लागू नहीं होता। तो जो शेड्यूल्ड एरिया हैं वहाँ पर भी नहीं लागू होता था, तो वहाँ पर लागू करवाया जा सके जो है पंचायती राज सिस्टम को, उसी के लिए ये पेसा एक्ट को लाया गया था। थोड़े बहुत चेंजेज के साथ, थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में पंचायती राज को ये जो शेड्यूल्ड एरिया, जो ट्राइबल एरिया था वहाँ लागू करवाने के लिए ही पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996 लाया गया था। देखिए, द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 का प्रोविजन में क्या है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। हमने बात की थी जब पंचायती राज की, तो ये पता चला था कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 एक नया चैप्टर ऐड किया गया जिसको पार्ट 9 कहा गया, द पंचायत, राइट, द पंचायत के नाम से। और इसमें आर्टिकल 243 से लेकर के आर्टिकल 243O तक जो है आर्टिकल मौजूद हैं। साथ ही साथ में फ्रेंड जो है 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था, 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया था किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज के लिए, और उसमें 29 ऐसे मामले दिए गए थे जिनको पंचायतों को लुक आफ्टर करना था। तो ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं, बस एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने दिया। तो द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 आर नॉट एप्लीकेबल टू 5th शेड्यूल्ड एरियाज। तो ऐसे जो हमारे, जब मैं बोलता नहीं था कि शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है, तो शेड्यूल्ड एरिया वो एरिया होता है जो कि 5th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 5th शेड्यूल में जिनको रखा गया है, उन एरियाज को हम शेड्यूल्ड एरिया, अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। यानी सरकार ने ये माना है कि ये सेंसिटिव एरिया है। सेंसिटिव किस सेंस में, कि ये जनजातीय लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, इनको हमें आगे लाना है। ओके, सेंसिटिव इस केस में नहीं कि टेररिज्म या ऐसी एक्टिविटी के लिए नहीं, सेंसिटिव। ओके, तो 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं वहाँ पर जो है प्रोविजन, पार्ट 9 का प्रोविजन लागू नहीं होता, यानी पंचायती राज लागू नहीं हो पाता था। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड दिस पार्ट टू सच एरियाज विथ मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन एज में बी स्पेसिफाइड। ओके, तो पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है पार्ट 9 को इन एरियाज में, लेकिन मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ ही किया जा सकता है। अंडर दीज प्रोविजंस, इन्हीं प्रोविजन के तहत पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसे पेसा एक्ट बोला गया। प्रोविजंस ऑफ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, पॉपुलरली नोन एज पेसा एक्ट और एक्सटेंशन एक्ट। इसको एक्सटेंशन एक्ट या पेसा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो इतनी बातें हमने यहाँ पर देखिए समझ ली जो है। तो पहला पेशा एक्ट जो है 1996 में आया था।
पेशा एक्ट का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। फिर हमने बात की कि जो पार्ट 9 आया है, चैप्टर 9 जो जोड़ा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अप्लीकेबल नहीं होता है जितने भी 5th शेड्यूल में एरियाज हैं। जैसे 11th शेड्यूल ऐड किया गया था, फ्रेंड देखिए जब पंचायती राज आया था तो 11th शेड्यूल ऐड किया गया जिसमें 29 मामले बताए गए। उसी तरीके से 5th शेड्यूल भी है जिसमें कि अगर 5th शेड्यूल में कोई एरिया आता है तो उस एरिया पर आर्टिकल ये जो हमारा पार्ट 9 है ये लागू नहीं हो पाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो कुछ मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन के साथ में इस पार्ट को लागू करवा सकती हैं इन एरियाज पर जो 5th शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं। ओके, इसीलिए चूँकि पावर थी कि हम मॉडिफाई और कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया, एक एक्ट बनाया जिसको बोलते हैं पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, पेशा एक्ट, या उसी को एक्सटेंशन एक्ट 1962 के नाम से जाना गया। ठीक है, इस एक्ट को बनाया ताकि ऐसे एरियाज में भी हम पंचायती राज को लागू कर सकें। अब पेशा एक्ट का उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पेशा एक्ट? तो पेशा एक्ट का उद्देश्य ये था टू एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 टू शेड्यूल्ड एरियाज। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें पार्ट 9 के प्रोविजन को एक्सटेंड करना कि पंचायती राज वहाँ भी लागू हो जाए। टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, जो जनजातीय आबादी है वहाँ पर भी उनका खुद का अपना शासन हो, ऐसा इंतजाम करने की कोशिश की गई। टू हैव विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी देखिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को कन्वर्ट किया था पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। किसने? पंचायती राज ने। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसमें सिर्फ हमारा एक आदमी रिप्रेजेंट करता है हमको, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी जिसमें हम खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो विलेज जो गांव की गवर्नेंस है वहाँ पर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी आ सके, यानी कि ऐसे शेड्यूल्ड एरियाज में चूँकि पंचायती राज था नहीं, तो वहाँ पंचायती राज नहीं था, तो ऐसे में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी वहाँ पर नहीं थी, तो उसको भी लागू करना था। टू इवॉल्व पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कंसिस्टेंट विथ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, यहाँ पर पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस को बढ़ावा देना था और बढ़ावा देते समय इस बात की भी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चली हुई हैं उनको भी छेड़छाड़ नहीं करना था, उसी के साथ मिलते जुलते हुए आगे ही बढ़ना था। टू प्रिजर्व एंड सेफगार्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स ऑफ ट्राइबल पीपल, जो जनजातीय लोग हैं उनकी जो ट्रेडिशंस हैं, उनके जो कस्टम्स हैं, परंपराएं हैं, उनको सुरक्षित रखना और जो है महफूज रखना, बचाए रखना, ये भी उद्देश्य था पेशा एक्ट का। टू एम्पावर पंचायत टू पावर कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट, ठीक है, टू एम्पावर पंचायत विथ पावर कंड्यूसिव टू ट्राइबल रिक्वायरमेंट, जो मतलब जनजातीय लोगों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुकूल जो है पंचायतों को पावर दी जानी चाहिए, ऐसा इंतजाम पेशा एक्ट में किया गया। टू प्रिवेंट पंचायत एट हायर लेवल फ्रॉम एज्यूमिंग पावर एंड अथॉरिटी ऑफ पंचायत एट लोअर लेवल, जो हायर लेवल की पंचायतें हैं उनको रोकना कि वो ऐसा ना करें कि लोअर लेवल की पंचायतों की अथॉरिटी और पावर अपने हाथ में ले लें, इसीलिए पेशा एक्ट को लाया गया था। ओके, एज द रिजल्ट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स, अब जब हमने ऐसे कदम उठाए तो उसका फ़ायदा हुआ। एज द रिजल्ट ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स, ऐसे संवैधानिक कदमों को टेकन बाई यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए, इंडिया हैज़ मूव्ड टुवर्ड व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज मल्टी लेवल फेडरलिज्म, ठीक है। तो मल्टी लेवल संघात्मक सरकार, ओके, संघ होता है, फेडरल गवर्नमेंट होती है, संघीय सरकार होती है, फेडरलिज्म मतलब संघात्मक, मल्टी लेवल पर हमारे पास अब गवर्नेंस यहाँ पर भी आ गई, मल्टी लेवल फेडरलिज्म आ गया। ओके, एंड मोर सिग्निफिकेंटली इट हैज़ वाइडन द डेमोक्रेटिक बेस ऑफ इंडियन पॉलिटी, इंडिया की जो पॉलिटी थी, जो राजनीति थी, राजनीतिक शास्त्र था, उसको जो है डेमोक्रेटिक बेस उसका इन्होंने और बढ़ा दिया, क्योंकि ये शेड्यूल्ड एरिया में लागू नहीं होता था, अब चूंकि शेड्यूल्ड एरिया में लागू हो रहा है तो इसलिए उसका फ़ायदा मिला कि हमारी जो इंडियन पॉलिटी थी वो और ज़्यादा बड़े रूप में फैल गई। द लोकल गवर्नेंस सिस्टम है चैलेंज द ओल्ड प्रैक्टिसेस ऑफ हायरार्की इन द रूरल एरियाज ऑफ कंट्री, ठीक है। तो लोकल गवर्नेंस सिस्टम आने की वजह से क्या हुआ, जो सदियों से चली आ रही प्रैक्टिस थी हायरार्की की, हायरार्की मतलब एक वरीयता का जो क्रम चला आ रहा था रूरल एरिया में सदियों से, उसको इसने चैलेंज किया। पर्टिकुलरली जैसे कास्ट में हायरार्की चली हुई थी, उच्च जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, धर्म में, और उसी तरीके से औरतों के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन, या है ना, तो ये सारी चीज़ें जो चली हुई आ रही थी, इन सभी चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश की गई जब ये पेशा एक्ट आया
तब, ठीक है। तो हमने पेशा एक्ट देखा फ्रेंड, जो है पेशा एक्ट 1962 में आया था। और अब हम बात करेंगे दोबारा से इसकी जो है पेशा एक्ट के ऑब्जेक्टिव की। तो फ्रेंड्स क्या ऑब्जेक्टिव था इसका? एक तो ये था कि जो पार्ट 9 के प्रोविज़न है उसको शेड्यूल्ड एरिया में एक्सटेंड करना, लागू करवाना। जो हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है, जनजातीय आबादी है, उसको सेल्फ गवर्नेंस की व्यवस्था देना, सेल्फ रूल की व्यवस्था देना। विलेजेस में गवर्नेंस ऐसी लाना ताकि वहाँ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो सके। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इवॉल्व तो करना था, लेकिन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के साथ साथ उसको मिलाते हुए जो कस्टम्स और ट्रेडिशन, जो परंपराएं चली आई हुई हैं ट्राइबल पॉपुलेशन की, उनको प्रिजर्व करना, सुरक्षित रखना, ठीक है। पंचायतों को उनकी ट्राइबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसी जनजातीय आबादियों की ज़रूरतें हों उस हिसाब से उनको पावर प्रोवाइड करना, ये भी उद्देश्य था पेशा का, ठीक है। हायर लेवल की पंचायतों को रोकना ताकि वो जो है लोअर लेवल की पंचायतों का अथॉरिटी और पावर ना इस्तेमाल करने पाएँ। इन सभी कदम का असर ये हुआ कि इंडिया में मल्टी लेवल फेडरलिज्म जो है आ गया, ओके। और इससे जो इंडिया का जो डेमोक्रेटिक बेस है वो भी बढ़ा। और लोकल गवर्नेंस सिस्टम आ जाने से जो सदियों से चली आ रही जो ये वरीयता वाली, हायरार्की वाली जो प्रैक्टिस थी, उसको एक चैलेंज मिला, उसमें कमजोरी आई। जो कास्ट में हायरार्की है, रिलीजन में या औरतों के प्रति जो है डिस्क्रिमिनेशन वगैरह, दुर्भाव जो है, वो सब चीज़ों को थोड़ा सा कम करने में मदद मिली फ्रेंड्स, ओके। तो देखिए, जब हमने शुरुआत की थी, जब मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 की, तो हमने लोकल इंस्टीट्यूशन से शुरुआत की थी, लोकल इंस्टीट्यूशन। फिर आगे बढ़े थे, उसी में हमने फिर अगला जो तीसरा लेक्चर देखा उसमें 73rd अमेंडमेंट देखा था, और उसमें थोड़ी बहुत बात की थी पेशा एक्ट के बारे में। और जब हम लेक्चर 4 पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हमने पेशा एक्ट जो है कवर कर लिया है, ओके। और पेशा एक्ट कवर कर लिया है, लेकिन अभी भी हमारा जो लोकल इंस्टीट्यूशन वाला काम है वो चला हुआ है, ठीक है। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये नया टॉपिक नहीं है, एक्चुअल में ये लोकल इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट है। लोकल इंस्टीट्यूशन में ही हमने सारी बातें करी, फिर 73rd अमेंडमेंट भी उसी में ही पढ़ा, पेशा एक्ट में भी उसी चीज़ का ही पार्ट है। और आगे बढ़ करके ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं ये भी लोकल इंस्टीट्यूशन नहीं, पंचायती राज व्यवस्था का ही पार्ट है ये। लेकिन यहाँ पर हमारा ये जो पेशा एक्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। तो ये एक नया टॉपिक है अपने आप में, ड्यूटीज ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की ड्यूटी क्या होती है? द मेन टास्क ऑफ ग्राम पंचायत इज टू डेवलप एंड मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विलेज इंक्लूडिंग वाटर सप्लाई, हेल्थ, लाइटिंग अरेंजमेंट। तो ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य क्या होता है? डेवलप करना और मेंटेन करना गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना और मेंटेन करके रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या? वाटर सप्लाई हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, है ना, वाटर सीवेज वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें इसी के पार्ट होती हैं। अदर टास्क इंक्लूड सुपरविजन ऑफ प्राइमरी स्कूल। तो ग्राम पंचायतों का ये भी काम होता है कि प्राइमरी स्कूल का सुपरविजन करें। वेलफेयर ऑफ बैकवर्ड क्लास, जो बैकवर्ड क्लास है उसका भी सुपरविजन करें, उनके वेलफेयर में लगें, अच्छा उनको इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी व्यवस्था हो सके वो करें। कलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो जो भी डाटा है अपने ग्राम पंचायत से रिलेटेड उसको इकट्ठा करना और मेंटेन करना, ये भी जो है काम होता है ग्राम पंचायत का। इन एडिशन इट एक्ट्स एज एजेंट ऑफ पंचायत समिति, है ना, इन एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट स्कीम एंड एक्टिविटी। तो इसके अलावा ये एक एजेंट का काम करती है ग्राम पंचायत। पंचायत समिति का ग्राम पंचायत जो है पंचायत समिति का एक एजेंट के तौर पर काम करती है। जो भी डेवलपमेंट स्कीम वगैरह और एक्टिविटीज़ होती है उसको एज ए एजेंट ये जो है लोगों तक पहुंचाती है, ओके। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत हमने समझ लिया, आप पंचायत समिति समझेंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब बलवंत राय मेहता कमेटी 1947 में हम आज़ाद हुए थे और हम 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी देखी, तो इसमें 3 टायर स्ट्रक्चर की बात हुई थी। 3 टायर स्ट्रक्चर में आपका 3 स्ट्रक्चर थे, एक तो ग्राम पंचायत थी, एक पंचायत समिति थी और एक जो है जिला परिषद था। तो मैंने कहा था कि हम यहाँ पर हल्का पढ़ ले रहे हैं और भी इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, तो वही हो रहा है। हमने ग्राम पंचायत पर डिटेल चर्चा की, अब जो है पंचायत समिति पर और फिर जिला परिषद पर भी डिटेल में हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, ओके। द इंटरमीडिएट टायर इज इन द पंचायती राज सिस्टम इज नोन इन सेवरल स्टेट्स एज पंचायत समिति। तो जो इंटरमीडिएट टायर होता है पंचायती राज सिस्टम का, उसे कई सारे राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, कई सारे राज्यों में पंचायत समिति के नाम से जाना जाता है। ये ब्लॉक स्तर पर होती है। पंचायत समिति को इंटरमीडिएट टायर भी कहा जाता है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ स्टेट,
इट्स ज्यूरिडिक्शन इज को एक्सटेंसिव विद द ब्लॉक एंड इन सम स्टेट इट इज को एक्सटेंसिव विद द तालुका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादातर राज्यों में ये इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है, इसकी जो क्षेत्र है वो ब्लॉक के बराबर है, मतलब ब्लॉक के साथ साथ है, को एक्सटेंसिव है। ओके, ब्लॉक और जो हमारी पंचायत समिति है तो एकदम बराबर लेवल पर काम करती हैं, उनकी ज्यूरिडिक्शन सेम होती है। और कुछ राज्यों में इसे तालुका स्तर पर देखा जाता है, वहाँ पर ब्लॉक ना बोल करके तालुका बोला जाता है ब्लॉक को, तो वहाँ पर तालुका के बराबर ही इसका ज्यूरिडिक्शन होता है। ओके, तो या तो ब्लॉक के बराबर है ये, या तो तालुका के बराबर में ही काम करती है डिफरेंट राज्यों में। इंटरमीडिएट टायर जनरली कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ मेंबर्स। जो इंटरमीडिएट टायर हैं या ब्लॉक स्तर पर, तालुका स्तर पर जो ये हमारी पंचायत समिति है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं? इसमें होते हैं फ्रेंड जो है, एक तो सरपंच आप पंचायतों के सरपंच, एक्स ऑफिसियो। एक्स ऑफिसियो का क्या मतलब होता है ये बात समझ लेते हैं, ज़रूरत पड़ने वाली है। ये मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। एक्स ऑफिसियो का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को अपने मिले हुए पद के कारण स्वतः ही कोई अन्य पदभार प्राप्त हो जाता है तो इस अतिरिक्त पदभार को एक्स ऑफिसियो कहा जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो उसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली दूसरा पद उसे मिल जाए तो उसे ही एक्स ऑफिसियो कहते हैं। जैसे हमारे देश के जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं या उपराष्ट्रपति होते हैं, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, एक्स ऑफिसियो पदेन अध्यक्ष होते हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब पदेन होता है, यानी कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट रहेगा या वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो ऑटोमेटिकली जो है राज्यसभा का, मेरे ख्याल से वाइस प्रेसिडेंट ही होना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट जो रहेगा वो राज्यसभा का लोअर हाउस का, नहीं ये मेरे ख्याल से राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं मुझे पॉलिटिक्स की उतनी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो ऐसे समझ लीजिए जैसे जो भी प्रिंसिपल होगा, मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें जो भी प्रिंसिपल होगा वही कोषाध्यक्ष होगा, वही फंड का मैनेजमेंट देखेगा। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब जो भी व्यक्ति प्रिंसिपल के पद पर बैठेगा, मुख्य है ना, प्रिंसिपल के पद पर बैठेगा वो ऑटोमेटिकली जो है फंड मैनेजर के तौर पर काम करेगा। तो प्रिंसिपल का पद तो मेन पद है और ये उसको एक्स ऑफिसियो कोषाध्यक्ष का पद मिल जाता है, फंड मैनेजर का पद मिल जाता है, तो दैट इज योर एक्स ऑफिसियो। ओके, तो जो भी पंचायत के सरपंच होते हैं, यानी सरपंच तो वो हैं ही, लेकिन वो ऑटोमेटिकली जो है पार्ट हो जाते हैं पंचायत समिति के, पंचायत समिति में भी उनको पद मिल जाता है। लोकल के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी, एमएलए, एमएलसी, है ना, एमपी होता है आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना, विथ आर विदाउट राइट टू वोट, मतलब किसी को हो सकता है वोट का राइट हो या ना हो, लेकिन ये सब भी पार्ट होते हैं हमारे पंचायत समिति का। पर्सन रिप्रेजेंटेटिव वोमेन ग्रुप, शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो वोमेन को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्ति मतलब यहाँ लेडी भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, जो वोमेन का रिप्रेजेंटेटिव हो, शेड्यूल कास्ट का, SC ST का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो भी इसका जो है पार्ट रहता है। पर्सन रिप्रेजेंटेटिव म्यूनसिपालिटीज एंड कोऑपरेटिव्स एंड सच ऑर्गेनाइजेशन, वो पर्सन जो म्यूनसिपालिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या कोऑपरेटिव्स को रिप्रेजेंट करते हैं वो भी इसका पार्ट होते हैं। थोड़ा बहुत ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है, जितना ध्यान रख सकते हैं उतना अच्छा है, नहीं तो इग्नोर भी कर सकते हैं। पंचायत समिति ऑपरेट्स थ्रू इट्स स्टैट्यूटरी कमेटी, जो पंचायत समिति होती है वो अपने संवैधानिक कमेटी के तहत ऑपरेट करती है। डीलिंग विथ प्रोडक्शन प्रोग्राम, इनका काम क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोग्राम देखना, सोशल वेलफेयर देखना, कोऑपरेटिव प्रोग्राम, कॉटेज इंडस्ट्री, एजुकेशन, रूरल वाटर सप्लाई, हेल्थ एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर एलाइड सब्जेक्ट्स, और भी जो जुड़े हुए सब्जेक्ट हैं जैसे फाइनेंस, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को देखने का काम पंचायत समिति का होता है। तो पंचायत समिति कैसे ऑपरेट करती है? अपनी स्टैट्यूटरी कमेटीज़ के थ्रू। ठीक है, इनमें कमेटी बनी हुई होती हैं पंचायत समिति में, वही काम को देखती हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? प्रोडक्शन प्रोग्राम को देखना, क्या प्रोड्यूस हो रहा है अपने पंचायत समिति में, सोशल वेलफेयर को देखना, सामाजिक वेलफेयर को, कोऑपरेटिव्स को देखना, कॉटेज इंडस्ट्री की देखरेख करना, एजुकेशन, स्कूलों को देखना, रूरल वाटर सप्लाई को देखना, हेल्थ और सैनिटेशन को देखना, कम्युनिकेशन को देखना, और ये सारी चीज़ें, टैक्सेशन, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ों को देखने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हद तक पंचायत समिति के पास होती है। पंचायत समितिज डू नॉट हैव रिसोर्सेस ऑफ देयर ओन, ध्यान रखिएगा कि पंचायत समितियों के पास अपने खुद के कमाई के जरिए नहीं होते, अपने खुद के रिसोर्स नहीं होते, इनका खुद का अपना कोई रिसोर्स नहीं होता है। देयर रिसोर्सेज मेनली कंसिस्ट ऑफ अ शेयर इन लैंड एंड लोकल सेस एंड ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
ठीक है। तो इनके पास में जो रिसोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ज़मीन है, जो पूरे हो सकता है ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, उसमें से कुछ शेयर जो है पंचायत समिति के पास है। लोकल सेस और ड्यूटी जो लगाई गई, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है, बेची जाती है, तो उसमें जो ड्यूटी वगैरह वसूली जाती है उसको भी उसमें से भी पंचायत समिति को पैसे मिलते हैं। कम्युनिटी डेवलपमेंट ग्रांट, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी दान आता है, ग्रांट आता है, या कोई फंड जो है एलोकेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिला परिषद को, है ना, किसी स्पेसिफिक स्कीम के लिए अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई फंड एलोकेट किया तो किसको करेगा, जिला परिषद को। उस जिला परिषद के फंड में से भी ये पंचायत समिति को कुछ फंड मिलता है। तो ये हैं इनके अर्निंग के तरीके। ओके फ्रेंड, तो हमने ये समझ लिया, पंचायत समिति के बारे में हमने डिस्कस किया। तो पंचायत समिति जो होती है इंटरमीडिएट टायर को कहते हैं, या ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति होती है। इंटरमीडिएट जो टायर होता है पंचायती राज सिस्टम में, उसे ही कई सारे राज्यों में, सभी राज्यों में नहीं, कई सारे राज्यों में पंचायत समिति के नाम से बोला जाता है। इसका जो ज़्यादातर राज्यों में इसकी जो ज्यूरिडिक्शन होती है, जो इसका दायरा होता है, वो ब्लॉक स्तर का होता है और कुछ राज्यों में तालुका स्तर का होता है। इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, तो इसमें सरपंच होता है। पंचायतों के सरपंच एक्स ऑफिशियो यानी कि ऑटोमेटिक पद ले लेते हैं। एमपी, एमएलए और एमएलसी लोग जो है इसका पार्ट होते हैं। वोमेन रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, एससी और एसटी को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी इसमें होते हैं। म्यूनसिपालिटीज़ को, कोऑपरेटिव्स को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी इसका पार्ट होते हैं। उसके बाद में पंचायत समितियाँ अपनी स्टैट्यूटरी कमिटीज़ के थ्रू ऑपरेट करती हैं। इनका काम जो है मतलब बहुत सारे काम ये देखती हैं, एक तरीके से सोशल वेलफेयर देखना, कोऑपरेटिव्स को देखना, कॉटेज इंडस्ट्री, है ना, वस्त्र उद्योग वगैरह हो गया, एजुकेशन को देखना, वाटर की सप्लाई को देखना, इलेक्ट्रिसिटी को देखना, हेल्थ और सैनिटेशन को देखना। अगर एक हिसाब से इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो बहुत अच्छी चीज़ है अगर देखा जाए तो। फाइनेंस, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। पंचायत समितियों के पास अपना खुद का कोई रिसोर्स नहीं होता। ध्यान देंगे कि पंचायत समिति के पास अपना खुद का कोई रिसोर्स नहीं होता, यानी इनके पास अपने खुद का कमाई का कोई जरिया नहीं होता है। इनकी जो रिसोर्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ से कमाई होती है, तो जो ज़मीन होती है ग्राम पंचायत की, उसमें कुछ शेयर इनको मिला हुआ होता है। जो लोकल सेस या ड्यूटी लगाई जाती है प्रॉपर्टी बेचने खरीदने पर, उसमें से पैसा मिलता है। या कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए अगर कोई दान आता है तो उसमें से फंड इनको मिलता है। उसके अलावा अगर राज्य जो सरकार कोई जो है कोई स्कीम देती है, उसके तहत अगर फंड रिलीज करेगी तो जिला परिषद के पास वो फंड आता है और वो जिला परिषद उस फंड को पंचायत समिति को प्रोवाइड करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। थ्री टायर स्ट्रक्चर में हम ग्राम पंचायत पर डिस्कशन कर चुके हैं, हम पंचायत समिति पर डिस्कशन कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर जिला परिषद। ठीक है, तो जिला परिषद की बात करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी होती है। ठीक है, तो ये तो पता ही है, अब तो ये एकदम याद ही हो गया होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है। दिस टॉप टायर पंचायती राज जनरली कंप्राइजेज द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मेंबर्स। तो यहाँ पर भी मेंबर लगभग सेम है फ्रेंड्स। ओके, देखिए, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, म्यूनसिपालिटीज से भी हैं, पर्सन रिप्रेजेंटिंग वोमेन, एससी एसटी ग्रुप वाले भी हैं यहाँ पर, लोकल के एमपी, एमएलए, एमएलसी भी हैं। ये तीनों तो सेम हैं, जो हमारे पंचायत समिति में थे वही हमारे जो है जिला परिषद में भी हैं। बस एक बदलता है, प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति यहाँ पर एक्स ऑफिशियो हो जाते हैं। वहाँ पर क्या था, पंचायत समिति में सरपंच थे, ग्राम पंचायत के सरपंच जो है एक्स ऑफिशियो पद लेते थे। यहाँ पर जो है पंचायत समिति के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो पदेन अध्यक्ष बन जाते, पदेन यहाँ पर जो है पद मिल जाता है उनको, प्रेसिडेंट ऑफ पंचायत समिति। ओके, तो बस इतनी बात ध्यान रखिए, बाकी ये तीनों सेम है, चाहे पंचायत समिति की बात करें और चाहे जो है जिला परिषद की मैं बात करूँ, दोनों केसेस में फ्रेंड्स ये कॉमन है मेंबर, केवल एक मेंबर बदलता है। अगर पंचायत समिति है तो ग्राम पंचायत के सरपंच एक्स ऑफिशियो आ जाते हैं, और अगर जिला परिषद है तो पंचायत समिति के जो प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो यहाँ पर मेंबर बन जाते हैं। द एक्स ऑफिशियो कंपोनेंट प्रोवाइड एन ऑर्गेनिक लिंक एमंग द थ्री टायर ऑफ पंचायत समिति। जो एक्स ऑफिशियो कंपोनेंट है ये क्या करता है, एक लिंक प्रोवाइड करता है थ्री टायर ऑफ पंचायत समिति के तीनों टायर को आपस में जोड़ता है। कैसे जोड़ता है देखते हैं, देखिए, हेयर इज योर जिला परिषद। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर है आपके पास में पंचायत समिति, यहाँ पर है आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में सरपंच हैं, और जो ग्राम पंचायत का सरपंच होता है वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होता है पंचायत समिति का। जो पंचायत समिति के प्रेसिडेंट हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं जिला पंचायत, हाँ ये जिला पंचायत कह रहा हूँ मैं, जिला परिषद, सॉरी कंफ्यूजन होती है, जिला परिषद का। तो ये अब एक तरीके से
प्रेसिडेंट यानी कि जो ग्राम पंचायत के सरपंच थे वो ऑटोमेटिकली पंचायत समिति के पार्ट हो गए, जो पंचायत समिति के प्रेसिडेंट थे वो ऑटोमेटिकली जिला परिषद के पार्ट हो गए। तो इस तरीके से एक लिंक इनके बीच में बन जाती है। बाई एसोसिएशन ऑफ MPs, MLAs एंड MLC, MP, MLA और MLC ये भी शामिल रहते हैं हमारे पंचायत समिति हो चाहे जिला परिषद हो। द जिला परिषद मेंटेन सिमिलर लिंक विथ स्टेट एंड सेंट्रल लेवल पॉलिसी बॉडी मेकिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है कि MP, MLA और इनके शामिल हो जाने से क्या होता है, जिला परिषद भी एक तरीके से आप कह लीजिए कि हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कनेक्टेड हैं। भाई अगर हमारे MLA अगर जो है जिला परिषद का पार्ट है या पंचायत समिति का पार्ट है, तो भाई MLA तो स्टेट गवर्नमेंट का भी जो है रिप्रेजेंटेटिव है, तो एक तरीके से आप स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ गए। और अगर MP जितने हैं, MP हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो भी पार्ट हैं जिला पंचायत और पंचायत समिति के, तो ऑब्वियसली हम सभी से जुड़े हुए रहते हैं। ओके, उसके बाद बात करेंगे फंक्शन एंड पावर ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का क्या काम होता है, क्या पावर होती है। जिला परिषद परफॉर्म द फंक्शन एंड एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर स्पेसिफाइड इन 3rd शेड्यूल, दैट इज असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ पंचायती राज एक्ट, मेजर डिटेल्स आर एज। ठीक है, तो इसमें जिला परिषद जो है परफॉर्म करता है फंक्शंस को, कौन कौन से, अपनी पावर की एक्सरसाइज करता है, पावर को यूज करता है, जो कि दी गई हैं 3rd शेड्यूल में। किस में दे रखी हैं, 3rd शेड्यूल में। ठीक है, अभी तक देखिए हमने कितने शेड्यूल की बात की थी, 11th शेड्यूल ऐड किया गया था पंचायती राज के आने पर। फिर हमने बात की थी कि 5th शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरिया हैं उन पर लागू नहीं होता है पार्ट 9 पंचायती राज, ये भी बात की थी। और अब हम देख रहे हैं 3rd शेड्यूल। 3rd शेड्यूल में क्या बात हो रही है कि जो जिला परिषद को जो पावर दे रखी होती है वो 3rd शेड्यूल में लिखी हुई है, जिसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ द पंचायती राज एक्ट। ओके, तो असाइनमेंट ऑफ फंक्शन पंचायती राज एक्ट का 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है, और 3rd शेड्यूल में ही जिला परिषद को कौन कौन सी पावर्स हैं वो दे रखी हुई हैं। अब क्या क्या एक्ट होते हैं, क्या क्या पावर्स होती हैं। इट कोऑर्डिनेट्स, इट का मतलब जिला परिषद। ओके, जिला परिषद कोऑर्डिनेट्स ऑल द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द पंचायत, जितनी भी पंचायतों की डेवलपमेंट एक्टिविटी होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे माइनर इरिगेशन वर्क यानी सिंचाई से रिलेटेड छोटा मोटा काम, वोकेशनल मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होती है, इंडस्ट्रियल स्कूल वगैरह, विलेज इंडस्ट्री को सैनिटेशन, साफ़ सफाई, पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीज़ें देखने का काम होता है किसका, पंचायत का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग प्रॉपर एडवाइस टू ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति एंड असिस्ट इन देयर फंक्शनिंग। ये जिम्मेदार होती है, जिला परिषद जिम्मेदार होती है कि वो प्रॉपर एडवाइस दे ग्राम पंचायतों को और ब्लॉक समिति को या पंचायत समिति को, और उनकी फंक्शनिंग में उनको मदद करे। इट एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड बॉडीज एट लोअर लेवल। तो ये एक तरीके से कनेक्टिंग लिंक का काम करती है जिला परिषद, किसके बीच में, इधर में स्टेट गवर्नमेंट हो गई, उसके नीचे जिला परिषद हो गई, जिला परिषद के नीचे आपके पंचायत समिति हो गई, पंचायत समिति से नीचे आपकी ग्राम पंचायत हो गई। तो ये एक तरीके से जो है एक कनेक्टिंग लिंक का काम करती है राज्य सरकार और नीचे वाले जो ये हमारे बॉडीज़ हैं इनके बीच में। इट ओवरलुक्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5 ईयर प्लान्स। अभी मेरे ख्याल से इसको नीति आयोग के आने के बाद ख़त्म कर दिया गया है, अदरवाइज पहले जो है 5 ईयर प्लान चला करते थे। सरकार 5 वर्ष के लिए एक प्लान बना के रखती थी कि हमें ये टारगेट अचीव करने हैं, और उसी के हिसाब से काम हुआ करता था। ठीक है, तो इस ओवरलुक और इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मेदारी जिला परिषद की ही होती थी। इट हैज़ पावर टू डू ऑल एक्ट्स दैट आर नेसेसरी एंड ऑल द फंक्शन इंटरेस्टेड आर डेलीगेटेड टू इट। ठीक है, तो इसके पास में पावर होती है, वो जो भी काम इसको असाइन किए गए, जो भी एक्ट इसको नेसेसरीली असाइन किए गए हैं, उन सब को करने के लिए इसके पास पावर होती है, कोई इसे रोक नहीं सकता है। इट में बाई रेजोल्यूशन डेलीगेट टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एनी ऑफ द पावर कन्फर्ड अंडर द एक्ट। तो ये जो जिला परिषद होती है यदि चाहे तो जो है रेजोल्यूशन पास करके एक संविधान नहीं, प्रॉपर संविधान, इनका खुद का जो संविधान जिला परिषद, उसमें रेजोल्यूशन पास करके चाहे तो CEO को या किसी और ऑफिसर को पावर दे सकता है। जो भी इस एक्ट में पावर अवेलेबल है वो डेलीगेट किया जा सकता है। CEO नहीं अच्छा काम कर रहा है, किसी दूसरे ऑफिसर को वो पावर देनी है, तो ये इसका रेजोल्यूशन पास करके जिला परिषद ये काम कर सकती है। इट हैज़ पावर टू इम्पोज पेनाल्टी ऑन एनी पर्सन हु हैज़ डिसओबेड अ जनरल ऑर्डर पास्ड बाई इट। ये पेनाल्टी भी लगा सकती है किसी भी व्यक्ति के ऊपर जिसने इसके ऑर्डर को मतलब जो है
पालन ना किया हो, लेकिन ऑर्डर पास किया गया हो, तो उसको अगर पालन नहीं करता है, इन दैट केस ये पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। इट हैज़ पावर टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। ये इसके पास पावर होती है कि ये एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है और डिस्पोज कर सकता है प्रॉपर्टी को। एक्वायर का मतलब नई को अधिग्रहण करना, होल्ड का मतलब रोके रखना और डिस्पोज का मतलब बेच देना एक तरीके से, या फिर दूसरे को दे देना। आप प्रॉपर्टी एंड इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर कर सकती है एज रिक्वायर्ड टुवर्ड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट असाइंड टू इट बाई गवर्नमेंट। तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंट्री कर सकती है जिला परिषद। ठीक है, तो हमने जिला परिषद क्या होता है और जिला परिषद के मुख्य कार्य क्या हैं, इस पर डिस्कशन किया। तो जिला परिषद जो होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी होती है। इसमें मेंबर्स होते हैं पंचायत समिति के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो इसके मेंबर होते हैं। लोकल के एमपी, एमएलए, एमएलसी इसके मेंबर होते हैं। ओमेन ग्रुप को, एससी, एसटी को रिप्रेजेंट करने वाले व्यक्ति होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी और म्यूनसिपालिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाले लोग भी इसके मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो कंपोनेंट की वजह से क्या फ़ायदा होता है कि एक लिंक बन जाती है तीनों टायर के बीच में पंचायती राज के थ्रू। एमपी, एमएलए और एमएलसी से कनेक्ट होने की वजह से क्या होता है कि हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड रहते हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो इसमें जो भी फंक्शंस हैं वो डिफाइन किए गए हैं 3rd शेड्यूल में, जिसे असाइनमेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ द पंचायती राज एक्ट बोलते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, जिला परिषद का काम होगा कि सभी डेवलपमेंटल एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करे, जैसे सिंचाई से, छोटा मोटा सिंचाई से रिलेटेड काम है, एजुकेशन मतलब जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, इंडस्ट्रियल स्कूल, आईटीआई वगैरह जिसे बोलते हैं, विलेज इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट करना। ग्राम पंचायतों को और पंचायत समिति को या ब्लॉक समिति को सलाह देना, एडवाइस देना और उनके फंक्शनिंग में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें असिस्ट करना। स्टेट गवर्नमेंट और जो है लोअर लेवल यानी कि पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में एक लिंक का काम करना। ठीक है, उसके बाद में 5 ईयर जो प्लान इंप्लीमेंट करती है गवर्नमेंट, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ओवरलुक करना। उसके बाद में ये जो भी नेसेसरी पावर्स चाहिए वो इसके पास ऑलरेडी होती हैं। उसके बाद में यदि ये चाहे तो रेजोल्यूशन पास करके सीईओ जो होता है जिला परिषद का, उसको या किसी ऑफिसर को पावर दे सकता है इस एक्ट में जो भी पावर अवेलेबल हैं। अगर कोई व्यक्ति इसके पास किए हुए ऑर्डर को नहीं मानता है तो उस पर पेनाल्टी भी लगा सकती है। ज़रूरत पड़ने पर ये ज़मीन को, प्रॉपर्टी को, ज़मीन को एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है या डिस्पोज कर सकती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री भी कर सकती है अगर ज़रूरत पड़ती है किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फाइनेंसेस की। लोकल इंस्टीट्यूशन में फाइनेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो पंचायत राज बॉडीज रिसीव फंड फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट। जो पंचायती राज बॉडीज होती हैं उनको ज़्यादातर जो है ग्रांट यानी कि एक दान के तौर पर जो है स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिलता है। दे कैन आल्सो अर्न, ये खुद भी कमा सकती हैं टैक्स लगा करके, टोल वसूल करके, फीस वसूल करके, ऑन द कमोडिटीज़ फॉलिंग देयर प्रिव्यू, जो उनके खुद के दायरे में कमोडिटीज आती हैं उन पर जो है टैक्स वगैरह इम्पोज करके ये पैसे कमा सकती हैं। एवरी 5 ईयर्स द स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, हर 5 साल में जो राज्य का फाइनेंस कमीशन होता है वो रिव्यू करता है पंचायतों की फाइनेंशियल पोजीशन को, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है रिकमेंड करता है ना स्टेट गवर्नमेंट को कि जो है इनको ग्रांट इन एड वगैरह पंचायत को दिया जाए। ओके, तो हर 5 साल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करेगा, पंचायतों की स्थिति को रिव्यू करेगा, फाइनेंशियली मजबूत है या नहीं है, और उसके हिसाब से वो रिकमेंड करेगा गवर्नमेंट को कि जो टैक्स है उसमें से कुछ पोर्शन दीजिए या ग्रांट कीजिए, इनको दान दीजिए ताकि अपना काम कर सकें। स्टेट लेजिस्लेटर में मेक लॉ फॉर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट ऑफ पंचायत एंड ऑडिट ऑफ सच अकाउंट। अगर विधानसभा चाहे, है ना, विधानसभा या राज्य सरकार चाहे तो ऐसा कानून बना सकती है जिसमें सभी पंचायतों को अपने अकाउंट को मेंटेन करना होगा और उनकी ऑडिट भी करवानी होगी। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनेंस की बात हमने कर ली लोकल इंस्टीट्यूशन में या पंचायती राज में। तो पंचायती राज में फाइनेंस की हमने बात की। तो पंचायती राज जो बॉडीज़ होती हैं, चाहे वो जिला परिषद हो, चाहे वो पंचायत समिति हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, इनको फंड कहाँ से मिलता है, ज़्यादातर को गवर्नमेंट से
राज्य सरकार जो है उनको दान के तौर पर पैसा देती है, ग्रांट के तौर पर देती है। लेकिन इसके अलावा ये खुद भी कमा सकते हैं, टैक्स वगैरह लगा करके, टोल वसूल करके, फीस वसूल करके उन कमोडिटीज़ मतलब जैसे गेहूँ, धान, ये सब चीज़ें कमोडिटीज़ में आती हैं। ओके, उसके बाद में एवरी 5 ईयर में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है वो रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन को पंचायत की, और रिकमेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट को कि कुछ टैक्स वगैरह और कुछ ग्रांटिंग वगैरह अगर ज़रूरत है तो पंचायत राज बॉडीज़ को दिए जाएं। राज्य सरकार चाहे तो नियम बना सकती है कि सभी पंचायतों को अपना अकाउंट मेंटेन करना होगा और उसकी ऑडिट भी करवानी होगी। उसके बाद बात करते हैं ड्यूटीज़ की। तो जो पंचायती राज बॉडीज़ होती हैं उनकी ड्यूटी क्या होती है? पंचायत राज बॉडीज़ प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो पंचायती राज बॉडी जो होती हैं वो प्लान बनाती हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अब जो उनका एरिया है उसमें वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय, सोशल वेलफेयर सामाजिक कल्याण, इन सभी चीज़ों के लिए प्लान बनाती हैं। ठीक है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, मतलब संविधान के दायरे में रह करके। पंचायत राज बॉडीज आल्सो प्रिपेयर प्लान ऑन सब्जेक्ट इनोमरेटेड इन 11th शेड्यूल। ठीक है, तो पंचायत राज जब मैंने आपको बताया था तो वहाँ मैंने बताया था कि 11th शेड्यूल भी ऐड किया गया जिसमें 29 मैटर्स बताए गए हैं। तो पंचायती राज बॉडीज़ को प्रिपेयर करना होता है प्लान इन सब्जेक्ट पर, जो कि 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स दिए हुए हैं। उनमें से कुछ हैं 29 टोटल मैटर दिए, उनमें से कुछ की यहाँ जिक्र हो रहा है, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, रूरल हाउसिंग से रिलेटेड, ड्रिंकिंग वाटर से, रोड, वाटरवेज, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, एडल्ट एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS। इन सभी के लिए इनको प्लान बनाना होता है, इन सभी के लिए इनको काम करना होता है। ठीक है, किसको? पंचायती राज बॉडीज़ को। जो ग्राम सभा है, जो जिला परिषद है, उन सबको इन सभी चीज़ों को टेक केयर करना होता है जो 11th शेड्यूल में 29 मैटर दिए हुए हैं। ड्यूटीज़ में पंचायत राज बॉडीज़ का काम होता है प्लान बनाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, गांव का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जिले का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल वेलफेयर के, सामाजिक वेलफेयर के लिए प्लान बनाना होता है। इसके अलावा पंचायत राज जो बॉडीज होती हैं उनको प्लान बनाना होता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाना होता है उन सब्जेक्ट्स पर जो 11th शेड्यूल में दिए गए हैं। 11th शेड्यूल में टोटल 29 मैटर्स दिए हुए हैं जिनको पंचायती राज सिस्टम को लागू करवाना होता है। ये मैटर कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर पर इनको प्लान बनाना होता है, रूरल हाउसिंग पर कैसे हाउसिंग डेवलपमेंट किया जा सकता है, गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे और पक्के घर बने, इस पर काम कैसे किया जा सकता है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी कैसे अवेलेबल करवाई जा सकती है, रोड के लिए, वाटरवेज के लिए, रूरल ग्रामीण में विद्युतीकरण के लिए, वयस्क लोगों को एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सैनिटेशन साफ़ सफाई, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इन सभी चीज़ों पर प्लान बनाना होता है और इन पर काम करने की ज़रूरत होती है। अब इसी में राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान भी आता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये भी जो है लोकल मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ही पार्ट है। ओके, ये कोई सेपरेट टॉपिक नहीं है। ये भी जैसे ड्यूटीज ग्राम पंचायत क्या करती है, जिला परिषद क्या करती है, वैसे ही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान भी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, उसके बारे में हमें यहाँ पर स्टडी करनी है। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन बजट स्पीच ऑफ 2016-17, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो थी, मेरे ख्याल से मैडम रही होंगी उस समय, निर्मला सीतारमण, तो उन्होंने अपने 2016-17 के बजट में अनाउंस किया था लॉन्च ऑफ न्यू रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम कॉल्ड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। तो उन्होंने एक नई रीस्ट्रक्चर्ड स्कीम को लॉन्च करने की बात की थी जिसे RGSA, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान। तो स्वराज अभियान ना, स्वराज मतलब अपना खुद का राज होने वाला ना, ठीक है। फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर रूरल लोकल गवर्नेंस टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स। देखिए क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जाता है फ्रेंड ना, पूरा डिटेल में नहीं पूछेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है ये बताइए। तो ये रिलेटेड है फ्रेंड्स जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को मजबूती देने के लिए, डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, मजबूती देने के लिए और अच्छे से जो है पंचायती राज सिस्टम काम कर सके, उसके लिए जो है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान को लाया गया था, ठीक है। तो इसका जो RGSA है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वरोजगार नहीं कहिएगा, बार बार निकल जा रहा है मेरे से, स्वराज अभियान है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? फॉर डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द कैपेसिटीज ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को डेवलप करना, मजबूत करना। फॉर रूरल लोकल गवर्नेंस, लोकल गवर्नेंस के लिए मजबूत करना। टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड, ताकि ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो सकें लोकल डेवलपमेंट नीड के लिए। कौन? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ग्राम पंचायतें और ये सब।
लोकल डेवलपमेंट नीड के लिए और अच्छे से तैयार रहें। प्रिपेयरिंग द पार्टिसिपेटरी प्लान दैट लवरेज टेक्नोलॉजी, ऐसा पार्टिसिपेटरी प्लान जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें और उसमें टेक्नोलॉजी को प्रयोग किया जाए। इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज फॉर रियलाइजिंग सस्टेनेबल solution for local problems linked to SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इफेक्टिव और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, ताकि जो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। SDG क्या है इसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे, थोड़ी सी बात कर लेंगे क्योंकि SDG की बात चलिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG इज डेवलप्ड बाय यूनाइटेड नेशन। पहली बात, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेवलप किसने किया है? UN ने। इसमें कुल कितने गोल हैं? 17। SDG आर ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं, आर अ कलेक्शन ऑफ 17 इंटरलिंक्ड ऑब्जेक्टिव डिजाइन टू सर्व एज ए शेयर्ड ब्लूप्रिंट फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर पीपल एंड प्लानट नाउ एंड इनटू द फ्यूचर। तो मतलब ये 17 जो है इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 17 टास्क दिए गए हैं जिनका उद्देश्य है कि अभी हमारे जो प्लैनेट है उसमें अभी या भविष्य में ऐसा मतलब पीस और जो है प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि को लाया जाए, शांति को लाया जाए, अमन चैन को हासिल किया जाए। उसी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूनाइटेड नेशन ने बनाए हैं। कुल सस्टेनेबल गोल्स 17 हैं। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है पूरी दुनिया में अभी और भविष्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा देना। जो 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं फ्रेंड्स वो आपके सामने हैं। पॉवर्टी ना रहे, भूखमरी ना रहे, अच्छी हेल्थ रहे, अच्छा वेलबींग रहे, अच्छी एजुकेशन मिले, जेंडर में इक्वलिटी रहे, क्लीन वाटर और सैनिटेशन रहे, अफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी मिले, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ रहे, इंडस्ट्रियल इनोवेशन रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इनक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जाए, सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ मिलें, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन रिस्पॉन्सिबल हो, क्लाइमेट एक्शन। ऐसे ही पढ़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स, इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है 17, बस ऐसे ध्यान रख लीजिए कि यहाँ लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल। तो मतलब ये 17 जो है इन्होंने टारगेट रखे हुए हैं अपने लिए, ताकि जो है दुनिया में अमन चैन कायम किया जा सके। द की प्रिंसिपल ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो की प्रिंसिपल हैं, लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को पीछे नहीं छोड़ना है, रीचिंग द फर्देस्ट फर्स्ट, जो सबसे दूर है उसके पास सबसे पहले पहुंचने की कोशिश करनी है, यूनिवर्सल कवरेज, सभी को कवर करना है, अलॉन्ग विद द जेंडर इक्वलिटी, जेंडर की इक्वलिटी लानी है, विल बी एम्बेडेड इन द डिजाइन ऑफ ऑल कैपेसिटी बिल्डिंग इनोवेशंस इंक्लूडिंग ट्रेनिंग मॉड्यूल्स एंड मटेरियल। तो कहने मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में ही बता रहे हैं। अब मैंने आपको उतना डिटेल में ऑलरेडी बता ही दिया है, तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में, जिसमें चर्चा हुई SDG की, तो मैंने SDG भी आपको बता दिया। अब जो राष्ट्रीय स्वराज अभियान जो है उसमें क्या क्या किया जा रहा है? इन्हेंस कैपेसिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पंचायत एंड द ग्राम सभा। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है ना, ये है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान यानी गांव में अपना खुद का स्वराज हो, अपना खुद का राज हो। इस अभियान में क्या क्या किया जा रहा है? इसमें इन्हेंस कैपेसिटीज़ एंड इफेक्टिवनेस, यहाँ पर कैपेसिटी को बढ़ाया जा रहा है, इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा रहा है, किसकी? पंचायत की और ग्राम सभा की, यानी ग्राम सभा की क्षमताओं को, इफेक्टिवनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। इनेबल डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इन पंचायत एंड प्रमोट्स पीपल्स पार्टिसिपेशन। इसमें डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दिया जाना है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जानी है पंचायतों की कि अगर कोई टारगेट मिला हो उसको नहीं अचीव करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी रहेगी, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर नॉलेज क्रिएशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पंचायत। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है ताकि नॉलेज को बढ़ावा दिया जा सके और साथ ही साथ में कैपेसिटी बिल्ड की जा सके, किसमें? पंचायत में। प्रमोट डिवोल्यूशन, हस्तांतरण ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पंचायत अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड पेशा एक्ट। जो
पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो है एक दूसरे को हस्तांतरण किया जाए, मतलब जिला परिषद और पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के बीच में पावर को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटा जाए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे या जैसा पेशा एक्ट अलाउ करता है। ग्राम सभा स्ट्रेंथन ग्राम सभा टू फंक्शन इफेक्टिवली एज द बेसिक फॉर्म ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन द पंचायत सिस्टम। ग्राम सभा को मजबूत करना है ताकि वो इफेक्टिवली फंक्शन कर सके, पीपल के फोरम के तौर पर काम आए, पीपल के पार्टिसिपेशन के मतलब बेसिक फोरम के तौर पर काम आए, पीपल के पार्टिसिपेशन में यहाँ पर ग्राम सभा में या पंचायतों में ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए पंचायतों में। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कुछ नया नहीं किया गया है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसी को ही थोड़ा सा मजबूती देने के लिए राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान को लाया गया था। ओके, क्रिएट एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन एरियाज वेयर पंचायत डू नॉट एग्जिस्ट। जहाँ पर पंचायतें नहीं हैं वहाँ पर बनाना है और मजबूत करना है लोकल सेल्फ गवर्नेंस को। ओके, स्ट्रेंथन एंड कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट फ्रेमवर्क ऑन विच पंचायत आर फाउंडेड। तो स्ट्रेंथन द कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट्स मतलब मजबूत करना है जिन मैंडेट के आधार पर, जिन बातों के आधार पर पंचायत को फाउंड किया गया था उनको मजबूत करने की ज़रूरत है। इन अ सब्सिक्वेंट ईयर, देखिए 2016 एंड 17 में 2016 एंड 17 में फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा था, और उससे अगले साल 2017 एंड 18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अनाउंस्ड टू अंडरटेक अ मिशन अंत्योदया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन अंत्योदया को अंडरटेक किया टू ब्रिंग 1 करोड़ हाउस होल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी। 1 करोड़ घरों को गरीबी से बाहर निकालने का मिशन अंत्योदय लेकर आई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू मेक 50,000 ग्राम पंचायत पॉवर्टी फ्री। इन्होंने कोशिश की कि 50,000 ग्राम पंचायतों को गरीबी से बाहर कर दिया जाए, गरीबी रेखा में न रहे, गरीबी से ऊपर आ जाएं। ओके, इसी के लिए मिशन अंत्योदय आया था। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, पहली बात मिशन अंत्योदय किसके लिए आया हुआ था? 1 करोड़ ग्रामीण मतलब जो घर हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना। ओके, और साथ ही साथ 50,000 ग्राम सभा को गरीबी के चक्र से बाहर निकालने का टारगेट था। मिशन अंत्योदय 2017 और 18 में आया हुआ था। इसी के अकॉर्डिंगली जो है एक्शन इनिशिएट किया गया। अकॉर्डिंगली एक्शन वाज इनिशिएटेड टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ प्रोग्राम ऑफ द मिशन अंत्योदय एंड राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आर कन्वर्ज्ड so as to maximize the benefits to the ग्राम पंचायत एंड रूरल पॉपुलेशन। इसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो है एक्शन इनिशिएट किया गया ताकि जो मिशन अंत्योदय है या राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान है इनका फ़ायदा जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, ग्राम पंचायतों को मिले और रूरल पॉपुलेशन को मिल सके। ओके, तो हमने देखिए फ्रेंड बात कर ली किसके बारे में? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के बारे में। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में हमने क्या देखा कि जो बजट का भाषण था 2016-17 का 2016-17 का, उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि हम एक नई स्कीम, रिस्ट्रक्चर्ड स्कीम ला रहे हैं जिसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कहा जाएगा। इसका उद्देश्य होगा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलप करना, उनको मजबूती देना, ताकि जो रूरल गवर्नेंस है वो और इफ़ेक्टिव हो सके और प्रभावशाली हो सके। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बात की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर के भी, लोकल डेवलपमेंट की नीड की भी बात की। ठीक है, फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में देखा कि इसे यूएन ने डेवलप किया है। कुल मिलाकर के 17 गोल हैं और इनका उद्देश्य है कि पूरे प्लैनेट में अभी और फ्यूचर में शांति और समृद्धि बनी रहे। ओके, तो एसडीजी गोल के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में फिर हमने देखा ग्राम स्वरोजगार अभियान को मजबूत मतलब जो है ग्राम स्वरोजगार अभियान में क्या काम किया गया, तो वही देखा कि जो है जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी कैपेसिटी को और इफ़ेक्टिवनेस को, जो पंचायत है, जो ग्राम सभा हैं, उनको मजबूती दी गई और इन्हेंस किया गया। उनकी जहां उनको फंड जो है 2 करोड़ दिया जाता है तो वहां 4 करोड़ दिया जा रहा है, ताकि वो और उन कैपेसिटी बिल्डिंग का यही मतलब है फ्रेंड्स। ओके, कैपेसिटी बढ़ाइए, क्षमता बढ़ाइए। आप पहले 3 घंटे पढ़ते थे सीआईबी के लिए, अब 6 घंटे पढ़िए, दैट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके, उसके बाद में डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग इनेबल करना, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना,
ठीक है, लोगों के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने की कोशिश की गई। उसके बाद में इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की कोशिश की गई ताकि नॉलेज क्रिएट की जा सके, पंचायतों में कैपेसिटी को बिल्ड किया जा सके। पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पंचायतों में हस्तांतरित किया गया, बंटवारा किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, पेशा एक्ट के हिसाब से। ग्राम सभा को मजबूत करने की ज़रूरत महसूस की गई ताकि वहाँ पर जो है लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े, ट्रांसपेरेंसी बढ़े, अकाउंटेबिलिटी बढ़े पंचायत सिस्टम में। जहाँ पर पंचायतें नहीं हैं वहाँ पर डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट को बनाना और मजबूत करना, ये भी टारगेट रहा है इसका। उसके बाद में पंचायत जिस फंडामेंटल के आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनली बनाई गई थी उसको और मजबूती देना। इसके सब्सिक्वेंट ईयर यानी नेक्स्ट ईयर में 2017-18 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन अंत्योदय लागू किया, जिसमें 1 करोड़ जो है हाउस होल्ड को गरीबी से बाहर लाने का टारगेट रखा गया। और इन 1 करोड़ लोगों को जब गरीबी से बाहर लाते तो 50,000 ग्राम सभाएँ यानी कि 50,000 ग्राम सभाएँ जो है हमारी पुअर्टी से फ्री हो जाती। ये टारगेट रखा गया मिशन अंत्योदय के तहत। अब इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अकॉर्डिंगली एक्शन इनिशिएट किए गए ताकि मिशन अंत्योदय का फ़ायदा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन को और ग्राम पंचायतों को मिल सके, उसके लिए एक्शन इनिशिएट किए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRD एंड PR के बारे में डिस्कस करेंगे और ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRD-PR इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो पहली बात ध्यान रखिएगा, फुल फॉर्म, ठीक है। पहली ज़रूरत होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज NIRD एंड PR फॉर पंचायती राज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ग्रामीण विकास की बात हो रही है। ये किसके अंतर्गत आता है, किस मिनिस्ट्री के? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत आता है। ये भी बात हमें पता रखनी जरूरी होगी। उसके बाद में ये NIRD एंड PR नाम ऐसे ही नहीं पड़ा है, ये धीरे धीरे ट्रांसफार्म हो गया है। अभी हम आगे उस चीज़ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट इज़ प्रीमियर नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। ये एक मतलब जो है उच्च संस्था है अपने आप में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज में, ठीक है। द इंस्टीट्यूट हैज़ बीन मैंडेटेड टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर एंड इन्हेंस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इंस्टीट्यूट को मैंडेट किया गया है, कहा गया है कि आप जो है डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर, जो ग्रामीण क्षेत्र में गरीब लोग हैं उनको डेवलप करने में और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी को अच्छा बनाने में मदद कीजिए। इसी के लिए इस इंस्टीट्यूट को बनाया गया है। कंसिडरिंग द ह्यूज एंड वेरिड चैलेंजेस फेस्ड इन डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर्स अक्रॉस द कंट्री, NIRD एंड PR एज एन एपेक्स इंस्टीट्यूट हैज़ बीन एड्रेसिंग द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट नीड फॉर लार्ज क्लाइंटेल, ठीक है। तो जो ग्रामीण गरीब हैं उनके डेवलपमेंट में बहुत सारे और वैरायटी के चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, ठीक है। कई वैरायटी के चैलेंजेस फेस किए जाते हैं। तो जैसे अभी आपका मन हो कि जैसे गांव में कोई गरीब व्यक्ति है, आप उसको ले जा करके सोचते हैं कि चलिए मैं इसको 10,000 रुपये दे देता हूँ, ठीक है। तो चैलेंज क्या आएगा, आपने एक को 10,000 रुपये दिए, बाकियों को नहीं दिए, तो ये तो गलत कर दिया आपने एक तरीके से, ठीक है। या आपने सोचा चलो 1,000 रुपये जो है 10 लोगों को दे देते हैं, 10 गरीबों को, तो आपने उनको दे दिया, ग्राम प्रधान को आपने बताया नहीं, सरपंच को आपने बताया नहीं। सरपंच गुस्सा है कि यार सारा काम तुम कैसे करवा रहे हो, मेरा क्षेत्र है, मेरी ग्राम सभा है, मुझे जानना होगा, ओके। तो इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कंसिडरिंग द ह्यूज एंड वेरिड चैलेंजेस, डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस आते हैं रूरल पुअर को की लाइफ को डेवलप करने, इम्प्रूव करने में। इसीलिए जो है जो एपेक्स इंस्टीट्यूट है हमारे जो है NIRD एंड PR जो है, ये एपेक्स मतलब सबसे ऊंचा इंस्टीट्यूट है गरीबी उन्मूलन में। तो वो जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड करता रहता है, कैपेसिटी डेवलपमेंट करता रहता है लार्ज क्लाइंटों के लिए। बहुत सारे लोगों को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं कि कैसे हमें किस काम को करना है ताकि जो है गरीबी दूर हो जाए। जो गांव के गरीब हैं, जो रूरल एरिया के गरीब हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार कैसे लाया जा सकता है। इंस्टीट्यूट एक्ट एज थिंक टैंक ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो हमारा इंस्टीट्यूट है वो थिंक टैंक के
तरह काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में सोचने के लिए जो लोग रखे गए हैं वो इस इंस्टीट्यूट में हैं, आप समझ लीजिए। एंड अंडरटेक्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम, तो यहाँ पर ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती है, ट्रेनिंग भी दी जाती है और रिसर्च प्रोग्राम भी किया जाता है, रिसर्च भी होती रहती है, इंक्लूडिंग एक्शन रिसर्च ऑन वेरियस फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ मिनिस्ट्री के बहुत सारे जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं उन पर भी रिसर्च की जाती है। तो जो ये आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज जो है वो एक थिंक टैंक का काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए। ये ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है और रिसर्च भी, PhD वगैरह का भी इंतजाम है यहाँ पर एक तरीके से, ठीक है। अब इसका इतिहास देखते हैं। तो ओरिजिनली जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से 1958 में मसूरी में इस्टेब्लिश हुआ था, यानी कि जो अभी नाम है वो यहाँ आकर के 2013 में पड़ा है। उसके पहले 1958 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से मसूरी में ये इस्टेब्लिश हुआ था। देन इंस्टीट्यूट वाज शिफ्टेड टू हैदराबाद कैंपस, फिर ये हैदराबाद में शिफ्ट हो गया 1965 में और इसका नाम बदला गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट रखा गया इसका नाम 1977 में। तब से ये काम कर रहा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम से ही 1977 तक। Recognizing the need for more focus on strengthening Panchayati Raj system and capacity building for Panchayati Raj institution functionaries, as per decision of General Council of Institute, the name of NIRD was changed to NIRDPR, National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, with effect from 4 दिसंबर 2013। ध्यान रख सकते हैं, रखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा ये याद रखिएगा कि सबसे पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट मसूरी में था, फिर उसका हैदराबाद 1965 में गया और इसका नाम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट पड़ गया। एंड जो है PR पंचायती राज को बस 2013 में इसमें ऐड कर दिया गया और कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ है। इनके फंक्शन क्या है, मेन काम क्या है इस इंस्टीट्यूट का, कोर फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप फॉर सीनियर लेवल डेवलपमेंट मैनेजर, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, बैंकर्स, NGOs एंड अदर स्टेक होल्डर। तो इनका मेन काम होता है ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करना, कॉन्फ्रेंस करवाना, सेमिनार करवाना, वर्कशॉप करवाना, ठीक है। जो सीनियर लेवल के डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं या MP MLAs हैं, जो बैंकर्स हैं, NGOs हैं, उनके लिए। अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च, ठीक है। तो ये रिसर्च भी करनी होती है इनको, रिसर्च करते हैं, रिसर्च में मदद करते हैं, रिसर्च को बढ़ावा देते हैं, रिसर्च में कोऑर्डिनेशन करते हैं, ये भी इनका काम होता है। स्टडी द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम अक्रॉस द स्टेट, पूरे मतलब डिफरेंट स्टेट में जो भी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी फंक्शनिंग को स्टडी करना होता है। एनालाइज एंड प्रपोज सोल्यूशन टू प्रॉब्लम इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम फॉर रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी प्रोग्राम्स हैं उनकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही हैं उनको एनालाइज करना और सोल्यूशन देना। डेवलप कंटेंट एंड एक्सपैंड इंफॉर्मेशन थ्रू पीरियडिकल रिपोर्ट्स, ई मॉड्यूल्स एंड अदर पब्लिकेशन। कंटेंट को डेवलप करना और इन्फॉर्मेशन को फैलाना है पीरियडिकल्स के थ्रू, रिपोर्ट पब्लिश करके, इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल के थ्रू या अदर बुक्स वगैरह पब्लिश करके, किसी भी तरीके से डिजिटल फॉर्म में इनका काम होता है कि ये जो है इंफॉर्मेशन को फैलाएं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है NIRD एंड PR इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो पहले ये 1977 तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट था, पंचायती राज 2013 में ऐड किया गया था। तो NIRD एंड PR एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है रूरल डेवलपमेंट के लिए और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए, ठीक है। इसका जो काम है वो है जो रूरल गरीब हैं उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना, गरीबी को दूर करना, ठीक है। और डिफरेंट क्लाइंटों को ये ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करते हैं ताकि जो है जो ग्रामीण एरिया के जो गरीब हैं उनकी ज़िंदगी में सुधार किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का थिंक टैंक का काम करता है ये इंस्टीट्यूट, यहाँ पर ट्रेनिंग और रिसर्च के काम किए जाते हैं,
ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट के नाम से 1958 में मसूरी में इस्टेब्लिश हुआ था। फिर ये हैदराबाद शिफ्ट हो गया और उसके बाद इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के नाम से 1977 में रीनेम कर दिया गया। उसके बाद में पंचायती राज के इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इसका नाम फिर से बदला गया एंड पंचायती राज और जोड़ दिया गया दिसंबर 2013 में। इसके मुख्य फंक्शन हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना, कॉन्फ्रेंस करवाना, सेमिनार करवाना, वर्कशॉप करवाना, ठीक है। सभी को जो भी चाहे वो आकर के वर्कशॉप कर सकता है। उसके बाद में रिसर्च को बढ़ावा देना, रिसर्च करना, रिसर्च में सहायता करना, उसको प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारे काम करता है। उसके बाद में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे काम कर रहे हैं, जो रूरल डेवलपमेंट के डिफरेंट प्रोग्राम है वो कैसे काम कर रहे हैं, इनकी स्टडी करना। अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है इनको रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में, तो उसका सल्यूशन देना एनालाइज करके, ये भी इनका काम है। उसके बाद में कंटेंट डेवलप करना डिजिटल फॉर्म में या ऑफलाइन फॉर्म में, और उसको इस इन्फॉर्मेशन को फैलाना पीरियोडिकल्स के थ्रू, रिपोर्ट के थ्रू, मॉड्यूल्स के थ्रू, मैगजीन के थ्रू, पब्लिकेशन के थ्रू, बुक्स के थ्रू, जैसे भी हो पाता है, ठीक है। तो ये सारे काम इसके होते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसी के साथ में आपका चैप्टर नंबर 2 यहीं पर डन होता है। इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा लाइक वगैरह कर दीजिए। थैंक यू सो मच।